हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब? पढ़ाई कर रहे हो? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? और हाँ, रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो साथ के साथ? देखो, रिवीजन साथ के साथ करते रहो, क्योंकि आप साथ के साथ रिवीजन करते रहोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और देखो, कोई भी एग्जाम है, मैं सच्चाई बताता हूँ, सिर्फ दो ही आपको, एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और डेली का रिवीजन डेली करना है। ठीक है, कोई भी क्लास देखो तो उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, उनका रिवीजन करना है, नोट का ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। ठीक है, और हैंड रिटन अपने खुद क्लास नोट्स बनाओ। ठीक है, और रिवीजन करते रहो, ज्यादा से ज्यादा इतना रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजें दिमाग में बैठती चली आएंगी, उन चीजों को आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड, आगे यहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, पहले तो मैंने थोड़ी बेसिक चीजें बताई थी आप लोगों को। बेसिक फर्स्ट लेक्चर था हमारा, वो जो इससे पहले लेक्चर डाला है वो था फर्स्ट लेक्चर, वो थी बेसिक चीजें उसमें, कि उसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताए थे मैंने। उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकलना बताया मैंने, बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना बताया मैंने, उसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया उसमें। ठीक है, तो एक बार उस लेक्चर को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से नीट के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। तीन क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो, 12 मार्क्स पक्के आप लोगों के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। वेलकम टू आईएमसी नीट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, अच्छा, जो क्लासिफिकेशंस है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हमने तीन उससे बेसिस पर डिवाइड की हुई है। फर्स्ट हमने क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकंड हमारे पास होती है बेस्ड ऑन ग्रुप, और थर्ड हमारे पास होती है बेस्ड ऑन होमोलोगस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो 3 बेसिस पर हमने डिफाइन की हुई है। फर्स्ट बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, सेकंड बेस्ड ऑन ग्रुप, थर्ड बेस्ड ऑन होमोलोगस। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारी क्लासिफिकेशंस क्या होंगी। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स की बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी हमारे पास जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एक हम कर सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड जो होंगे हमारे पास, ओपन चेन बोल सकते हैं, एलिफैटिक भी बोलते हैं उन्हीं को, और एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं चीजों को क्लोज चेन, जो बेस्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, ओपन चेन में भी हमारे पास दो वे से हम डिफाइन कर सकते हैं, ओपन चेन और एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक बोल लो, इनको, इन कंपाउंड्स को भी हम किस क्या दो वेज से में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेज क्या होगा इनमें, सैचुरेटेड, जो हमारे पास फर्स्ट क्या होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। सेकंड हमारे पास क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, तो वो हमारे पास कैसे कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड होंगे हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। तो ठीक है, एल्केन्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है एल्केन का, CnH2n 2+2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें देखो, अगर मैं 2 डालू इसके अंदर, एन की वैल्यू 2 डालूंगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, C2 और H2n, दो 2 जा 4, 4+2 कितना हो जाएगा, 6, तो C2 कितना हो जाएगा, C2H6। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास एक ये एल्केन्स आ गया, विच इज कॉल्ड इथेन, विच इज कॉल्ड इथेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, सैचुरेटेड कंपाउंड्स को। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी हम, हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एल्केन्स का। एल्केन्स का ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं, एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन को हमने दो बेसिस पर क्लासिफाई किया है, फर्स्ट एल्कीन, सेकंड एल्काइन। ठीक है, तो एल्किन्स क्या होंगे, एल्किन्स वो होंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कैसे बने हुए होंगे, कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हमारे पास बने हुए होंगे डबल बॉन्ड्स। इस तरीके से कार्बन के बीच, कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड बना हुआ होगा, वो हमारे पास कैसे कंपाउंड होंगे,
डबल बॉन्ड बना हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये कार्बन है, ये देखो मेरी उंगलियां, ये कार्बन है और इनके बीच में इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हमारे पास कैसे कंपाउंड होंगे, ये हमारे पास कंपाउंड होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इन इस वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास डबल बॉन्ड बने हुआ होगा, क्या बोलेंगे हम, एल्कीन्स, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n, ठीक है। इसमें देखो n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू 1 डालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1 और H2, CH4, Cn और H2। तो n की वैल्यू 2 डाल, हमने क्या डाली यहाँ पर 1, तो हमारे पास क्या बना ये, या n की वैल्यू देखो 1 डाली हमने, C1 और H2, तो क्या बना हमारे पास CH2, हमारे पास क्या बना CH2। अगर मैं 2 डालूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा C2H4, हमारे पास क्या बनेगा C2H4, ठीक है। इस तरीके से हम अल्केन्स निकाल सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास अल्केन्स का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक फिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एल्केन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना होता है, ओलिफिनिक बॉन्ड बना होता है। तो डबल बॉन्ड है ना, इसको ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड में क्या, कौन से वो क्या होता है, एल्काइन। दूसरा हमारे पास क्या होता है अनसैचुरेटेड में, अल्काइन। अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन में कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए होंगे, अल्काइन में कार्बन के बीच में हमारे पास 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे। अल्काइन में हमारे पास कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हुए होंगे, 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे, ठीक है। अल्काइन में हमारे पास कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स इस तरीके से, देखो ऐसे हमारे पास अल्काइंस में कार्बन के बीच 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे, ठीक है। ये देखो मेरी उंगलियों को आप कार्बन समझ सकते हो, और ये बीच में जो पेन है ये क्या है, बॉन्ड। इस तरीके से 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे, तो वो हमारे पास कैसे क्या होगा, अल्काइन होगा, ठीक है। जब हमारे पास कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बने होंगे, तो हमारे पास वो क्या होगा, अल्काइन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और उसका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप n की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइन मिल जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, एसिटाइल कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। इनको इसलिए हम क्या बोल देते हैं, अल्काइंस को एसिटाइल कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ओपन चेन में हमारे पास जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक, वो समझ में आएंगे। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लोज चेन भी हमने 2 तरीके से डिफाइन किया है, कैसे, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। इसका आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये रहा यहाँ पर देखो, जो क्लोज चेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ठीक है, और साइक्लिक भी बोलेंगे हम इनको, वो कैसे 2 तरीके से डिफाइन है। पहला हमारे पास होमोसाइक्लिक, दूसरा हमारा किस तरीके से डिफाइन है, हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कौन से होंगे, जिसमें एक हमारे पास साइक्लिक रिंग बनी हुई होगी, एक क्या बना हुआ होगा, साइक्लिक रिंग बनी होगी कार्बन की एक हमारे पास रिंग बनी हुई होगी, वो हमारे पास कैसे होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे, ठीक है। इस तरीके से कार्बन की सिर्फ कार्बन होंगे उसमें, ठीक है। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, सिर्फ कार्बन होंगे, बाकी कोई अदर एलिमेंट नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ क्या होंगे, कार्बन होंगे लगे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये साइक्लिक रिंग बनी हुई होगी, वो हमारे पास क्या होंगे, एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक कौन से होंगे, एरोमेटिक के बारे में हम आगे जाके चलकर पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जब हम GOC 1 पढ़ेंगे तब हम एरोमेटिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हकल रूल फॉलो करते हैं वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, GOC 1 में, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, एरोमेटिक। तो ये होगा हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन की चेन की ही रिंग बनी हुई हो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं क्लोज चेन में जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही क्या बनी हुई है, हमारे पास चेन बनी हुई हो। जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही चेन बनी हुई है हमारे पास, वो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और दूसरा हमारे पास होता है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक भी 2 तरीके से डिफाइन है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। मींस हेटेरोसाइक्लिक क्या होगा, कार्बन की जो चेन रिंग है, कार्बन की जो रिंग है उसमें उसके में से एक कार्बन को हटाकर क्या लगा दो, कोई हेटेरोएटम लगा दो। हेटेरोएटम क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है हमारे पास हेटेरोएटम, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, या कोई सा भी हम एक एटम लगा दे उसमें, हेटेरोएटम लगा दे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन रिमूव करके देखो, ये वाली रिंग तो है यहाँ पर, ये जो रिंग है हमारे पास, ये वाली रिंग तो थी, इस रिंग में से यहाँ से ये कार्बन हटा दिया, यहाँ से कार्बन हटाकर क्या लगा दिया, 2 ऑक्सीजन लगा दी, तो हमारे पास ये कैसी बन गई, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन गए, हेटेरोएटम लगा दिया हमने इसमें, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने एलिसाइक्लिक पढ़ा, क्या होगा, कार्बन की सिंपल चेन में क्या लगा देते हैं हम, हेटेरोएटम लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या था, एलिसाइक्लिक होता है। और दूसरा हमारे पास होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होगा, जब हमारे पास एरोमेटिक रिंग में एक कार्बन हटाकर क्या लगा देंगे, हेटेरोएटम लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास,
हमारे पास बन जाएगा एरोमेटिक हेक्टोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, जब हम यहाँ से कार्बन हटा के नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने क्या करा है, कार्बन को हटा के 5 रिंग 5 कार्बन की चेन रिंग में हमने कार्बन को हटाकर क्या लगा दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया। तो नाइट्रोजन लगा, तो हमारे पास ये इसका अगर हम कॉमन नेम बोलते हैं, इसको पायरल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम पायरल होता है। आगे चल के पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नोमेनक्लेचर के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को यहाँ तक। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है सिर्फ। ठीक है, ये याद रखना, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होने चाहिए हमारे पास अनसैचुरेटेड होने के लिए, 2 कार्बन के बीच में ही होने चाहिए। बाकी अगर कहीं और बने होंगे डबल बॉन्ड, उनको हम कंसीडर नहीं करते अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सिर्फ और सिर्फ किनको कंसीडर करते हैं, जब हमारे पास 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये C3H8 है। तो C3H8 है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है नहीं, बिल्कुल नहीं बना हुआ है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर देखो ये वाला देखो CH3CHO, देखो आप इस तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे कि CH3 इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, COH इस तरीके से होता है। आप ये वाला डबल बॉन्ड समझ के इसको क्या बता दोगे, अनसैचुरेटेड। देखो ये अनसैचुरेटेड नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ किसके बीच में होने चाहिए, 2 कार्बन के बीच में होंगे, तभी वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ऐसा ही देखो यहाँ पर CH3COH, ये तो ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। और CH3COH भी क्या नहीं है हमारे पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरीके से इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो, आप इसको देखकर, ये डबल बॉन्ड को देखकर आप कभी ये समझने लग जाओ कि अनसैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बताया मैंने, सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वही कंपाउंड होंगे जो सिर्फ जिनमें जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। C3H4, ये K कहां से आ गया इसमें, ये K नहीं है यहाँ पर। ठीक है, C3H4 का मतलब क्या है, देखो C3H4 है यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या है, C3H4, तो CnH2n, ये हमारे पास क्या होता है, CnH2n हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, CnH2n मतलब हमारे पास एल्कीन होता है ना, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन हमारे पास, इस तरीके से देखो C3H4 में क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो वैलेंस है कार्बन की, वो किसने यूज कर लिया है, वो बाकी वैलेंस हमने डबल बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास कैसा है, C3H4 क्या है हमारे पास, C3H4 हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। C3H4 हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, बाकी अभी ये वाला देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पर भी क्या है, CH3 CH2 CH2 OH, क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। क्या है, देखो ये वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, हाँ ये वाला बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या, कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, ये कंपाउंड देखो, यहाँ क्या होगा, CH3 CONH2, तो यहाँ पर देखो कई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ये भी कैसा होगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ देखो CH3 CO C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये हमारे पास क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन के बीच, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें देखो, इसमें आपको कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? बताओ मुझे एक बार, इसमें कहीं आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पर? नहीं है, इसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ये वाला देखो CH3 CH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर देखो C कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमारे पास ये कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड हमारे पास? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। ये है, ये नहीं है, इसमें भी कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये भी क्या हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ये वाला देखो 13 में है क्या? हाँ है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने तो हमारे पास वो कैसा कंपाउंड होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास है, ये है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला बताओ, इसमें है कहीं? नहीं है जी, क्योंकि हमारे पास कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड कहीं दिख ही नहीं रहा। ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड है। तो ये क्या नहीं है? अनसैचुरेटेड नहीं है। ये वाला कंपाउंड भी क्या नहीं है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, और भी बेटर, और भी बस बढ़िया है। यहाँ पर देखो, ये क्या है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड OC, और इसके बाद क्या लगे हुए होते हैं? दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगे हुए होते हैं। ये क्या होता है? मैलिक एसिड का रूप। तो ये वाला बताओ, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जी? बिल्कुल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें दिख गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये तो कैसा कंपाउंड है? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास है। मैलिक एसिड क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सक्सिनिक एसिड देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या सक्सिनिक एसिड अनसैचुरेटेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। तो क्या है? सक्सिनिक एसिड अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। सक्सिनिक एसिड क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक? बिल्कुल। देखो, एक चीजें क्लियर करके चल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है और कौन सा नहीं होता है। पता क्यों कराऊं मैं आपको इतनी प्रैक्टिस? क्योंकि बच्चों को, मैंने देखा है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये इसमें यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, सर क्या ये तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड कब होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये मैलोनिक एसिड क्या है? अनसैचुरेटेड है, नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर? नहीं है। एसिडिक एसिड में भी यहाँ पे देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बताया? सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो तभी हमारे पास कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। समझ में आएगा आप लोगों को यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब देखो, ये है, इसमें हमें क्या, आपको क्या फाइंड करना है? हेटेरोएटम्स फाइंड करने हैं आपको। इसमें क्या फाइंड करना है? हेटेरोएटम्स फाइंड करना है कि इनमें कितने कितने हेटेरोएटम्स है। देखो, हेटेरोएटम्स बताया मैंने अभी, एक हेटेरोएटम ये रहा, एक हेटेरोएटम। तो कितने हेटेरोएटम है इसमें? इसमें हमारे पास दो हेटेरोएटम है। एक इसमें क्या है? एक हेटेरोएटम है खाली। कितने हेटेरोएटम है इसमें हमारे पास? एक है। इसमें कितने है जी? इसमें भी एक हेटेरोएटम है हमारे पास। कितना है? एक। यहाँ पर देखो, है इसमें क्या हेटेरोएटम है? बताओ मेरे को, है क्या इसमें हेटेरोएटम? हेटेरोएटम है क्या इसमें? आप तो बोल भी हाँ जी सर है, ये लगे हुए, ये लगे हुए जी सर, ये रे हेटेरोएटम, ये रे हेटेरोएटम है जी। इसमें कितना हेटेरोएटम? 3 हेटेरोएटम है। नहीं, हेटेरोएटम नहीं है इसमें। मैंने क्या बताया? सिर्फ हेटेरोएटम्स वो होंगे जो कार्बन कार्बन की चेन के बीच में लगेंगे, जो कार्बन कार्बन की चेन के बीच में लगेंगे। हेटेरोएटम सिर्फ और सिर्फ वो होंगे। कार्बन की चेन से अलग कोई हेटेरोएटम लगे हुए होंगे, वो हेटेरोएटम नहीं होंगे। अलग कोई एटम्स लगे हुए होंगे, कार्बन कार्बन चेन की चेन से अलग कोई एटम्स लगे हुए होंगे, तो वो हेटेरोएटम नहीं होंगे। हेटेरोएटम सिर्फ क्या होंगे? जो कार्बन कार्बन की चेन के बीच में एटम्स लगे हुए होंगे, वो क्या होंगे? हेटेरोएटम्स होंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें भी क्या है? हेटेरोएटम नहीं है। इसमें कितने हेटेरोएटम है? 0। इसमें कितने हेटेरोएटम है? 0 हेटेरोएटम है, ठीक है। कितने हेटेरोएटम है जी इसमें? 0, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें बताओ कितना हेटेरोएटम है? इसमें हमारे पास कितना हेटेरोएटम है? बताओ एक बार मुझे। इसमें यहाँ पर देखो, कार्बन कार्बन चेन देखना, ये इनको मत गिन लेना, ये तो बाहर है कार्बन की चेन से। क्या है ये बाहर कार्बन की चेन से। सिर्फ यहाँ पर देखो,
ये रे एक हेटेरोएटम, दो हेटेरोएटम, तो कितने हेटेरोएटम है इसमें हमारे पास? दो। कितने हेटेरोएटम हमारे पास इसमें? दो। दो हेटेरोएटम है, कितने हेटेरोएटम है? दो। इसमें बताओ इसमें कितने हेटेरोएटम है हमारे पास? एक हेटेरोएटम, दो हेटेरोएटम, कितने हेटेरोएटम है हमारे पास यहाँ? इसमें भी दो। इसमें बताओ इसमें कितने हैं? इसमें एक भी नहीं है। कार्बन कार्बन की चेन के बीच में होने चाहिए सिर्फ हेटेरोएटम, कहाँ होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन के बीच में होने चाहिए। तो कितने हेटेरोएटम है इसमें हमारे पास? जीरो। कितने हेटेरोएटम हमारे पास इसमें? जीरो। समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक हमारे पास ये क्या हुआ? फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या थी वो हमारे पास? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी कंपाउंड की। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप, ठीक है। यहां पर देखो, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो इसकी मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर एक कोई ग्रुप लगा दूं इस हाइड्रोकार्बन में से, मैं आरएच, इसका मतलब क्या है? ये जनरल वो है इसकी, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो इसमें से अगर एक एच हटा के से एक वैलेंसी फ्री करके मैं कोई एक ग्रुप लगा दूं उसके अंदर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ग्रुप, वो इसकी क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास एक क्या बन जाएगा? अगर देखो, अगर मैं इसके साथ OH लगा देता हूँ, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। NH2 लगा दूंगा, मतलब जी की जगह अगर OH लगा दूंगा तो एल्कोहल बन जाएगा हमारे पास। NH2 लगा दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। मतलब X का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेलोजन, हेलो कंपाउंड्स। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हेलो हेलो एल्केन बन जाएगा। अगर ये लगा दूंगा मैं COH, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये CHO लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हमने क्या डिफाइन करी है? हमने इसी के बेसिस पर सेकंड क्लासिफिकेशन डिफाइन करी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ग्रुप के बेसिस पर। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन में एक वैलेंसी फ्री करके और उसमें ग्रुप जोड़ दें, तो हमारे पास क्या बन जाती है? एक नई क्लासिफिकेशन बन जाती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन ग्रुप क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन ग्रुप, नई क्लासिफिकेशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से अगर देखो, अगर जैसे हम यहाँ पर अलग अलग वो लगा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, क्योंकि देखो अगर अल्कोहल होगा, अल्कोहल की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। अमाइन होगा, अमाइन की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। हेलोजन की भी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। और एसिड्स की भी, तो इनकी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इनकी डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारे पास? डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारे पास? इनकी डिफरेंट होंगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। यहां तक आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसमें हम सबसे पहले किसमें डिफाइन करेंगे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, मींस इसमें से सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें से एक वैलेंसी फ्री कराएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमारे पास एक मोनोवैलेंट सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ेंगे। उसमें भी हम सैचुरेटेड में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मोनोवैलेंट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोवैलेंट मींस जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या हटाएंगे? एक वैलेंसी फ्री करेंगे। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? कि जहां पर हम सिर्फ एक वैलेंसी फ्री करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर का मतलब क्या है इसका? कि हमारे पास क्या था? एक हाइड्रोकार्बन है RH, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटाकर कोई नया ग्रुप लगा देंगे, तो कोई भी एक ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो अब हम एक वैलेंसी फ्री करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा? वो मोनोवैलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एल्केन है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो एल्काइल, मीन्स उसमें से क्या होगा हमारे पास? एन को हटाकर हमने क्या लगा दिया उसके पीछे? YL, तो हमारे पास वो क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप बन गया। जैसे देखो मीथेन है, मीथेन का हमारे पास एक एल्केन का में से हम एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन है हमारे पास। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 हुआ। CH3 को इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल, मतलब एन हटा दो, उसका एन हटाकर YL लगा दो, तो हमारे पास ये क्या बन गया? मिथाइल। हमारे पास ये क्या बन गया? मिथाइल बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कैसे हमारे पास एल्केन से एल्काइलिक ग्रुप जो होते हैं ये बनते हैं, ठीक है। एक मोनोवैलेंट की बात कर रहे हैं। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? कि सिर्फ हम एक वैलेंसी फ्री करके कोई एक ही उसके अंदर मतलब एक वैलेंसी फ्री कर दे, जब हम एल्केन की एक वैलेंसी फ्री कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मोनोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखो, ये वाला इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? इथाइल। अगर इथेन में से मैं क्या हटा देता हूं? एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, मेरे पास क्या बनता है? इथाइल बनता है, ठीक है। अच्छा जी,
अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने कहां से हटाया, टर्मिनल कार्बन से हटाया, मीन्स सब किससे, जो हमारे पास कॉर्नर पे था कार्बन उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास क्या बना था, इथाइल बना था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको देखो, हमारे पास जो वो होती है ना नेमिंग, जो ये अल्काइलिक जो ग्रुप होते हैं इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है आइसो, तीसरा होता है हमारे पास नियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल के लिए हम एन रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसमें से एक वैलेंसी फ्री करेंगे और एक वैलेंसी किस पे करेंगे, कौन से कार्बन से फ्री कर दें हम, एक वैलेंसी हम कॉर्नर वाले कार्बन से फ्री कर दें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल। लेकिन अगर हम एक वैलेंसी सेकंड, ये जो कार्बन है इस कार्बन से अगर हम फ्री कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल। अभी बताऊंगा आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो के बारे में अभी बताऊंगा क्या होता है आइसो ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ना करके इस वाले एक सेकंड कार्बन से मैं इसकी एक वैलेंसी फ्री करा देता हूं, मेरे पास क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल। आगे चल के बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा आइसो के ग्रुप्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल में देखो, नॉर्मल की क्या डेफिनेशन, नॉर्मल में क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा और इसमें क्या होगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। नॉर्मल जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे एल्काइल, उसमें क्या होगी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा वो, और उसमें कोई भी हमारे पास ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे कि ये देखो एन ब्यूटेन, देखो 1 2 3 4, ये क्या है, एन ब्यूटेन है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एन ब्यूटेन है, ये हमारे पास क्या होगा, एन ब्यूटेन। ऐसे हमारे पास यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है हमारे पास हमारे पास इसमें क्या है, 6 कार्बन है। तो हमारे पास ये क्या है, थोड़ा सा मेरा गला खराब हुआ है तो दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी एडजस्ट कर लो बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। तो यहाँ पर किसी तरह 6 कार्बन है इसमें, तो हमारे पास ये क्या होगा, एन हेक्सेन। हमारे पास क्या होगा, एन हेक्सेन। यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन कैसे होगा, देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो हमारे पास ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, सिंपल प्रोपेन। यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन, तो क्या बन गया हमारे पास, एन पेंटेन। ऐसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, और 4 जो कार्बन है उसमें से भी टर्मिनल से हमने एक वैलेंसी फ्री करा दी, तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया एन ब्यूटाइल। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन प्रोपेन में से अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एन प्रोपाइल। समझ में आया हुआ आपको यहाँ तक नॉर्मल एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं। ठीक है, सेकंड अब आगे चलेंगे हम आइसो ग्रुपिंग। आइसो ग्रुपिंग क्या होती है, आइसो ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो आइसो ग्रुपिंग होती है when methyl group attached at second last carbon or second carbon in case of alkanes is called iso compound। क्या मतलब है जी इसका, बताओ समझाता हूं। देखो जब हमारे पास जो एल्केन के केस में, एल्केन का बता देता हूं, तो एल्केन के केस में जब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, चेन ऐसे, ये हमारी चेन ये है ना, तो इसमें पहला कार्बन, इस दूसरा कार्बन, जब हमारे पास सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसो ग्रुपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो हमारे पास, आइसो ग्रुपिंग कहलाएगी। ठीक है, वो क्या हमारे पास क्या कहलाएगी, आइसो ग्रुपिंग कहलाएगी। अच्छा देखो इसका तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन। देखो समझाता हूँ, सेकंड लास्ट कार्बन जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से है। देखो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसको CH2 कर लेते हैं, यहाँ हमने कोई ग्रुप लगा हुआ है इधर, तो यहाँ से देखो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम गिनेंगे, इसके रेस्पेक्ट में हम अपने नंबरिंग देंगे। ठीक है, चेन को नंबरिंग देंगे, आगे चल के पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर नंबरिंग कैसे करते हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा ये भी। तो इसके रेस्पेक्ट में हम नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो मेरे सबसे लास्ट कार्बन ही है, तो इस लास्ट कार्बन ही है, तो सेकंड लास्ट बोला, तो सेकंड लास्ट क्या होगा, यही तो होगा। जब इस सेकंड लास्ट कार्बन पर एक क्या लगा हुआ होगा, मिथाइल लगा हुआ होगा, तो हमारे पास क्या होगी, वो आइसो ग्रुपिंग। तो ये वाली ग्रुपिंग जो होती है, ये इस तरीके की क्या होती है हमारे पास, आइसो ग्रुपिंग होती है। ये हमारे पास क्या होती है, आइसो ग्रुपिंग। और इस ग्रुपिंग को हम क्या के कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, आइसो कंपाउंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ होता है, ये वाला जो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है। और इसको हम आइसो एल्काइल कैसे बनता है, देखो आइसो एल्काइल कैसे बनेगी, जब हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ होगा और उसमें से हम एक वैलेंसी फ्री करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसो एल्काइल बन जाएगा। ठीक है, तो आइसो ग्रुपिंग देखो ये वाली जो यहाँ पर देखो ये क्या है, आइसो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोपेन। लेकिन हमारे पास कैसी ग्रुपिंग है, यहाँ पर आइसो ग्रुपिंग है, तो यहाँ इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पर भी हमने एक वैलेंसी फ्री कराकर कैसी क्या बना दिए, एल्काइल ग्रुप बना दिया एक वैलेंसी फ्री कराकर।
और वैसे भी हमारे पास ये क्या है, एक सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसो हो गया। तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर देखो सेम वही प्रोपाइल आइसो ग्रुपिंग लगी हुई है, ये वाली देखो, ये आइसो ग्रुपिंग है, लेकिन कार्बन कितने इसमें 4, तो ये पर क्या होगा हमारे पास, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बन गया हमारे पास, ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ पर देखो ये सिंपल है, यहाँ पर हमने कोई वैलेंसी फ्री नहीं कहा है, सिंपल है, चेन है ये, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये देखो ये आइसो ग्रुपिंग है, ये वाली क्या है, ये आइसो ग्रुपिंग है, ये हमारे पास आइसो ग्रुपिंग है, और एक इसमें मिथाइल लगा हो, तो टोटल कितने मिथाइल कितने कार्बन हमारे पास 4, तो हमारे पास ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन ग्रुप। देखो हमने कोई वैलेंसी नहीं फ्री कराई, तो इसलिए क्या है, खाली एल्केन रहा ये। अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करा दूंगा इसके, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, तो उसके क्या नाम आ जाएगा, इसका आइसोब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर ये वाली ग्रुपिंग देखो, ये ग्रुपिंग भाई आइसो ग्रुपिंग लगी हुई है। देखो ये अगर मैं इसकी स्टेट चेन मानू, ये तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ, तो एक ऐसी आइसो ग्रुपिंग हो गई। आइसो ग्रुपिंग हो, टोटल कार्बन कितने हैं, 3 4 5, तो 5 कार्बन है, और यहाँ पर भी कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, यहाँ पर भी कोई सॉरी, हाँ यहाँ पर भी कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, इसमें वैलेंसी अगर मैं फ्री करा दूंगा, ये आइसोपेंटाइल लिखा हुआ है, अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करा दूं CH2 करके ऐसे, तो हमारे पास ये आइसोपेंटाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, इसको देखो, ये हमारे पास क्या होती है, आइसो ग्रुपिंग होती है, हमारे पास क्या होती है, आइसो ग्रुपिंग होती है। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नियो ग्रुपिंग क्या होती है हमारे पास, इसकी बात करते हैं। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप is attached to second last carbon or second carbon in case of alkanes is called neo compound। यहाँ पर क्या होगा, देखो आइसो में क्या हो रहा था, सिर्फ हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन, और एल्केन के केस में सेकंड कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप लग रहा था, लेकिन नियो में क्या हो रहा है, सेकंड लास्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर एल्केन के केस में 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो हमारे पास वो कैसा ग्रुप बन जाएगा, नियो ग्रुप बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर देखो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास इधर चलेंगे, नंबरिंग इधर करेंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये अगर मैं 3, तो ये क्या है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे सेकंड लास्ट कार्बन पर, और या फिर एल्केन की बात करूं, तो एल्केन के केस में क्या लगे हुए होंगे सेकंड कार्बन पर, तो हमारे पास वो कैसी ग्रुपिंग होगी, वो हमारे पास नियो ग्रुपिंग होगी। और जहां पर ये नियो ग्रुप प्रेजेंट होगा, जहां पर क्या होगा हमारे पास, ये नियो ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो क्या होगी हमारे पास, नियो कंपाउंड होंगे। क्या होंगे वो, नियो कंपाउंड होंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखो ये क्या, यहाँ पर देखो सेकंड कार्बन, देखो ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये रे दूसरे कार्बन में 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कैसी ग्रुपिंग है, ये कैसी ग्रुपिंग है, 2 ग्रुप न्यू ग्रुपिंग है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, नियो पेंटेन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली ग्रुपिंग ये रही वही है, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये रे 2 मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड कार्बन, तो ये कैसे न्यू। और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4 तो ये हो गए, 4 5 6, तो ये क्या बन गया हमारे पास, नियो हेक्सेन। यहाँ पर देखो ये रही वही ग्रुपिंग, नियो ग्रुपिंग, ये रही नियो ग्रुपिंग। ठीक है, सेकंड कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो इसका मतलब कैसी ग्रुपिंग है, नियो ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर और कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं 5, और 5 कार्बन में भी हमने कॉर्नर कार्बन से वैलेंसी फ्री करा रखी है, तो इसका मतलब क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गए। तो हमारे पास ये क्या बन गया, नियो पेंटाइल। क्या बन गया हमारे पास, ये नियो पेंटाइल। आगे चलते हैं, ये देखो ये आइसो ग्रुपिंग, ये सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, कितने 4 तो ये हो गए, 5 6 कार्बन है, और छठे हुए कार्बन से भी हमने क्या करा दी, एक वैलेंसी फ्री करा दी, एक हाइड्रोजन हटा दिया उसमें से, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया। एल्काइल ग्रुप बनकर तो क्या हो गया, नियो हेक्स आइल। क्या बन गया हमारे पास, ये नियो हेक्स आइल। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब हम सिंपल स्टेट कार्बन चेन में से कोई एक वैलेंसी फ्री करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइलिक ग्रुप बन जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नियोपेंटाइल बोलते हैं। और देखो अगर हम इसमें से, इस स्टेट चेन में से अगर हम सेकंड कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करा देंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे हम उसे, सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। जब हम सेकंड से स्टेट चेन में सेकंड कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करा देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, वो सेकेंडरी पेंटाइल।
ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आइसो ग्रुपिंग, अगर ये आइसो ग्रुपिंग है तो ये क्या बन गया, तो टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया आइसोपेंटाइल, एक वैलेंसी फ्री करा रखे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन गया अल्काइल ग्रुप बन गया। ऐसे यहाँ पर देखो ये रहा नियो ग्रुपिंग, नियो ग्रुपिंग अभी बताया मैंने डिटेल में पीछे आपको, सेकंड कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप हो तो हमारे पास क्या है वो नियो ग्रुपिंग है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी हमने क्या करा रखा है एक वैलेंसी फ्री करा रखा है, तो इसका मतलब क्या बन गया अल्काइल ग्रुप बन गए, तो हमारे पास ये क्या है नियो पेंटाइल, ठीक है। अभी तक मैंने पूरा आपको एक रिवाइज करा दिया पीछे जो भी पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम बाइवैलेंट कंपाउंड्स की। बाइवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जब हम दो वैलेंसी फ्री करा देंगे। बाइवैलेंट का मतलब क्या है, बाइवैलेंट का मतलब है हमारे पास जब हम दो वैलेंसी फ्री करा दें, जब हम क्या करा देंगे दो वैलेंसी फ्री करा देंगे, बस दो हाइड्रोजन हटा देंगे उसमें से, तो हमारे पास क्या ऐसे कंपाउंड बन जाएगा बाइवैलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो कैसे होता है बाइवैलेंट कंपाउंड, जब हम दो वैलेंसी फ्री करा दें वो बाइवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या तीन तरीके से वैलेंसी फ्री करा सकते हैं। जब सेम कार्बन से दो वैलेंसी फ्री करा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे एल्काइलाइडीन, उसको हम क्या बोलेंगे एल्काइलाइडीन। लेकिन अगर विशिनल कार्बन, विशिनल का मतलब अगल बगल वाले से, विशिनल का मतलब एक इस वाले से हटा दो, एक वैलेंसी फ्री एक इस वाले से, तो अगल बगल वाले से जब हम क्या कर देंगे दो वैलेंसी फ्री करा देंगे तो हमारे पास वो क्या बनेगा एल्काइलीन। जब अगल बगल वाले से हम वैलेंसी फ्री करा देंगे तो वो हमारे पास कैसा कंपाउंड बनेगा एल्काइलीन। लेकिन जब हम क्या करेंगे टर्मिनल कार्बन एटम से हम क्या कराएंगे वैलेंसी फ्री कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा पॉलीमिथाइलिन, हमारे पास वो क्या बनेगा पॉलीमिथाइलिन। यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या है मीथेन है, हमारे पास ये मीथेन है, मीथेन में से एक वैलेंसी हटाई हमारे पास क्या बना एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप में से एक और वैलेंसी हटा दो तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये क्या बन गया ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2, दो वैलेंसी फ्री करा रखी हमने, तो हमारे पास ये क्या बन गया जब हम एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री कराएं तो हमारे पास क्या बनता है एल्काइडीन। एल्काइल का मतलब क्या है मिथाइल हो सकता है, मेथ एथप्रोप, ये आगे नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है ये मेथ है, एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गया मिथाइल लाइडीन, एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री कराने पर हमारे पास क्या बन गए मिथाइल लाइडीन। अब यहाँ पर देखो ये इथेन है, इथेन में से एक वैलेंसी फ्री कराई हमारे पास ये क्या बन गया इथाइल, इथेन से एक वैलेंसी फ्री कराने पर हमारे पास क्या बन गया इथाइल। अब इस इथाइल से एक और वैलेंसी फ्री करा दें, ठीक है। अब इसमें भी वैलेंसी दो तरीके से हम करा सकते हैं, कैसे कि एक कार्बन से दूसरी वैलेंसी फ्री करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा इथाइलाइडीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर एक तो इसमें से करा दी हमने वैलेंसी फ्री और एक इस कार्बन से वैलेंसी फ्री करा देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा मींस विसिनल कार्बन से हमने वैलेंसी फ्री कराई है, अगर विसिलन से कराई है तो हमारे पास क्या बनेगा इथाइलीन। अगल बगल वाले से अगर हमने वैलेंसी फ्री कराई है हमारे पास क्या बनेगा ये इथाइलीन, ठीक है। समझ में आएगा आपको। यहाँ आगे चलते हैं, ये एग्जांपल देखो, इसमें देखो हमारे पास क्या है प्रोपेन है, हमारे पास क्या है ये प्रोपेन। इस प्रोपेन में से मैं दो हाइड्रोजन हटा दूंगा, अभी हाइड्रोजन भी इसमें थ्री वेज से हटाऊंगा जो अभी मैंने पीछे बताए हैं। तीन वेज क्या क्या बताए हैं, तीन वेज ये बताए मैंने कि अगर एक ही कार्बन से हटाए और अगल बगल वाले से बताए, ठीक है। अगर मैं इसमें इस एक कार्बन से ही दो वैलेंसी फ्री करा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा प्रोपाइलाइडीन। अभी बताया मैंने एल्काइलाइडीन होता है जब एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगल बगल वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री करा दूं, एक हाइड्रोजन इससे हटा दूं और एक हाइड्रोजन इससे हटा दूं तो मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। तो वो क्या होगा हमारे पास एल्काइलिन। अभी बताया मैंने जब विसिनल कार्बन से अगल बगल वाले कार्बन से हम दो वैलेंसी फ्री कराएंगे तो हमारे पास क्या बनता है एल्काइलिन, और तो यहाँ पर अगर तीन कार्बन तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोपाइलीन। समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ सेकंड कार्बन से ही दोनों वैलेंसी फ्री करा दें तो देखो आपको दिख रहा होगा, अगर सेकंड कार्बन से ही दोनों वैलेंसी फ्री करा दें तो ये तो हमारे पास आइसो ग्रुपिंग बन गई। देखो सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा ये तो आइसो ग्रुपिंग बन गई। अगर आइसो ग्रुपिंग बन गई है और हमने यहाँ पर भी कितने हटाए हैं, कितने कार्बन, एक ही कार्बन से दो कार्बन हटाए हैं तो एल्काइलाइडीन, लेकिन बन क्या गया ये आइसो, तो इसका मतलब क्या होगा ये आइसोप्रोपाइलाइडीन, ये क्या हो गया आइसो
प्रोपाइलाइडिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखो टर्मिनल कार्बन से 2 हटा दें, मीन्स एक इस वाले कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करा दें, एक वैलेंसी इस वाले से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अभी बताया मैंने ये रहा कि अगर टर्मिनल कार्बन से हम वैलेंसी फ्री कराएंगे तो पॉलीमिथाइलिन होगा। यहाँ पर क्या होगा ये? तो ये क्या हो गया? पॉलीमिथाइलिन। क्या बन गया हमारे पास? ये पॉलीमिथाइलिन। ये हमारे पास क्या बन गया? पॉलीमिथाइलिन बन गया। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास पॉलीमिथाइलिन बन गया। ये हमारे पास पॉलीमिथाइलिन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आता है? एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। ठीक है, हमारे पास अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। इसमें भी हम मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट दोनों की बात कर लेंगे। मोनोवेलेंट क्या होता है? जब हम एक वैलेंसी फ्री कराते हैं। और बाइवेलेंट क्या होता है? जब हम 2 वैलेंसी फ्री कराते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को ये? एक मिनट रुको, लैपटॉप की चार्जिंग। चलो अब करते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्काइन की बात कर, एल्कीन। ये क्या है हमारे पास? एल्कीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन में से अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करा दूंगा, हाइड्रोजन हटा दूंगा और इस कार्बन से हटा दूंगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इस वाले कार्बन से हटा दूंगा, हमारे पास ये क्या बनेगा? इथाइलिन। इथाइलिन बनेगा। एक ही कार्बन से, हमने भी बताया मैंने, एल्काइलिन बनता है। जब हम एक कार्बन से हटाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एल्काइलिन बनता है। तो और इसका फेमस जो नेम है, देखो ये फेमस, बहुत फेमस नेम है, बहुत फेमस, कई बार पूछा हुआ नीट के अंदर, फिनाइल। तो ये कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल। विनाइल कंपाउंड क्या होगा? जब उसी कार्बन से, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हम क्या हटा दें, एक वैलेंसी फ्री करा दें, तो हमारे पास क्या, कैसा कंपाउंड होता है? विनाइल। कई बार ये नीट के अंदर पूछा हुआ है, तो किस तरीके से कि मतलब रिएक्शन दे देंगे कि ये रिएक्शन है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो विनाइल, विनाइल ऐसे बोलेगा कि विनाइल हमारे पास इथाइल, मतलब विनाइल कंपाउंड बना है कोई। ठीक है, मतलब विनाइल अल्कोहल बना है, विनाइल एमाइन बना है, इस तरीके से बोल देगा। तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि विनाइल होता क्या है, तो उसका आप प्रोडक्ट कैसे बना पाओगे? ठीक है, समझ में है? तो इसको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना विनाइल को। ठीक है, अब इसमें से हम एक और क्या हटा देंगे? एक और वैलेंसी फ्री करा दें अगर हम इसमें से अगर हम एक और वैलेंसी फ्री करा दें, हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइलाइडिन। अभी बताया मैंने पीछे, एल्काइलाइडिन बनता है जब 2 वैलेंसी फ्री करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? ये इथाइलाइडिन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? इथिलीन, इथीन है ना, ये क्या है? इथीन है। ये क्या है? इथीन है। अगर यहाँ पर हम 2 हटाते हैं, अब देखो यहाँ पर भी हम 3 बेस से हटाएंगे, 3 बेस से वैलेंसी हम करेंगे। अगर मैं इस वाले कार्बन से ही हटा दूंगा, इस वाले से मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा, तो मेरे पास ये क्या बनेगा? प्रोपीनाइल। क्या बनेगा मेरे पास? ये प्रोपीनाइल। मीन्स प्रोपीन में से ई हटाकर वाई लगा, तो क्या बन गया मेरे पास? प्रोपीनाइल। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन से हटा दूं, सॉरी, इस कार्बन से अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये मेरे पास क्या बनेगा? आइसो। तो आइसो ग्रुपिंग होगी ना, क्योंकि देखो सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप, तो आइसो ग्रुपिंग होगी, तो ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइनाइल। क्या बन गया मेरे पास? ये आइसोप्रोपाइनाइल। ठीक है, और अगर मैं टर्मिनल से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एलाइल। और इसको भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि एलाइलिक प्रोडक्ट बना, इस तरीके से रिएक्शन के बीच में हमारे पास एलाइलिक प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये इसकी एलाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? एलाइल। एलाइल क्या होता है? जब डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले कार्बन पर से वैलेंस पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइल। जैसे एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अमाइन, एलाइलिक एल्डिहाइड, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एल्काइन की बात करते हैं। अब एल्काइन में से एक हम यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कराई, हमने एल्काइन में से एक वैलेंसी फ्री कराई, तो हमारे पास क्या बना? इथाइनाइल। मीन्स इथाइन में से ई हटाकर, देखो यही तो होता है इथाइन, यही तो होता है हाइड्रोकार्बन, इथाइन। इथाइन में से ई हटाकर वाई लगा दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया? इथाइनाइल। क्या बन गया हमारे पास? ये इथाइनाइल। क्या बन गया हमारे पास? ये इथाइनाइल। और वैसे क्या बन गया? इथाइनाइल। और यहाँ पर देखो, ये इथेन, इथाइन है,
ये इथाइन है, ठीक है। इथाइन में से एक वैलेंसी फ्री करा दो, एक वैलेंसी अगर मैं इस टर्मिनल कार्बन से करा दूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोपाइनाइल। क्या बन जाएगा मेरे पास, ये पी होगा, ठीक है, प्रोपाइनाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइनाइल, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं, जो हमारे पास ये है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले से अगर मैं वैलेंसी फ्री लगाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइजेल। क्या बोलते हैं, प्रोपायर जेल, प्रोपायर जेल या प्रोपाइल जेल, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, प्रोपाइल जेल, प्रोपाइल जेल। अच्छा देखो, एक और चीज बता देता हूँ आपको, कभी कभी कहीं पर दिख जाएगा आपको क्रोटोन, क्रोटोन या क्रोटाइल, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास ये होगी 3 कार्बन की चेंज होगी, CH3 CH2 CH2 तीन, सॉरी 4 कार्बन, CH2 CH2, इस तरीके से यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री करा देगा हम, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से होगी। जब हम इस तरीके की 4 कार्बन की चेन में और टर्मिनल कार्बन से एक वैलेंसी फ्री कराते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोटोनाइल। क्या बोलेंगे हम उसको, क्रोटोनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, क्रोटोनाइल। क्या बोलेंगे हम उसको, सॉरी क्रोटोनाइल, क्रोटाइल। क्या बोलेंगे हम उसको, क्रोटोइल, क्रोटोइल, क्रोटोइल। क्या बोलेंगे हम उसको, क्रोटोइल बोलेंगे। अभी आगे बढ़ाऊंगा, जब आपको बताऊंगा क्रोटोन क्या होता है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो साइक्लो, हाइड्रोकार्बन रेडिकल साइक्लो में देखेंगे क्या क्या होगा। देखो साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है। इसमें से एक वैलेंसी फ्री कराऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। 2 वैलेंसी फ्री करा दूंगा तो मैंने भी बताया एल्काइल आयोडीन बनता है जब 2 वैलेंसी फ्री करा देते हैं, तो साइक्लोप्रोपाइल लाइडीन। यहाँ पर देखो ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है। देखो ये साइक्लो, इसमें से हमारे पास ये क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में से एक वैलेंसी फ्री करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। ऐसे पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये पेंटेन में से वैलेंसी फ्री करा दी, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी होगी एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे पास देखो ये बेंजीन ग्रुप, बेंजीन में से एक वैलेंसी फ्री करा दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल। अब इसमें से एक और वैलेंसी फ्री करा, 2 वैलेंसी फ्री कराने में हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल नाइलीन, फिनाइल नाइलीन। हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल नाइलीन। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो टोल्यूइन है, टोल्यूइन है, टोल्यूइन में से एक वैलेंसी फ्री कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल। मींस यहाँ पर यहाँ से इस वाले कार्बन में से टोल्यूइन के एक वैलेंसी फ्री करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल बन जाएगा। और इसमें से इस वाले कार्बन से एक और वैलेंसी फ्री करा दूं तो ये देखो ये वाला बन गया, हमारे पास ये क्या होगा, बेंजल। अब इसमें से एक और करा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजो। क्या बन जाएगा, ये बेंजो। समझ में आया, इस तरीके से हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कंपाउंड्स की, ये ग्रुप के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम हमारे पास आएगा होमोलोगस, ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आपको बेंजीन की पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ एक बार। जो बेंजीन होता है उसकी पोजीशंस क्या होती है, ठीक है। देखो अगर यहाँ ये बेंजीन की इस पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो जहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो कैसी पोजीशन होती है, वो इप्सो पोजीशन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन। जहां पर बेंजीन पर जहां कोई ग्रुप लगा हुआ है वो कैसी होती है, इप्सो पोजीशन, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में बाकी पोजीशंस को हम देखते हैं, ठीक है। इप्सो से दो बिल्कुल नीचे वाले जो 2 कार्बन होते हैं उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इप्सो से बिल्कुल जहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे वाले जो 2 कार्बन होंगे बेंजीन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। और फिर उस ऑर्थो के बिल्कुल नीचे वाले जो कार्बन होंगे वो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन बोलेंगे। और जो इप्सो के बिल्कुल सामने होगी, जो इप्सो के मतलब जहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ होगा उसके जो बिल्कुल सामने होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बेंजीन की पोजीशन कौन कौन सी क्या क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या हमारे पास टोल्यूइन है। टोल्यूइन में से अगर मैं यहाँ से एक वैलेंसी फ्री करा दूं, मींस बेंजीन जो रिंग है ये बेंजीन की रिंग से एक वैलेंसी फ्री करा दूं, और मींस बेंजीन की रिंग का भी मतलब क्या है, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, बताया ना। ये दोनों कैसी पोजीशन है, यहाँ पर देखो ये ग्रुप लगा हुआ कोई तो ये कैसी हो गई, ये इप्सो पोजीशन हो गई। और ये इससे नीचे वाली क्या बताई मैंने अभी, देखो यहाँ पर इससे नीचे वाली क्या बताई मैंने, ऑर्थो पोजीशन बताई है। क्या बताई, ऑर्थो। तो ऑर्थो से अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो टोली। क्या बन जाएगा, ऑर्थो टोली। अगर मैं यहाँ से करा दूंगा तो ये क्या होता है, मैंने अभी ये मैंने बताया अभी मेटा पोजीशन होती है, ये दोनों कैसी होती है, मेटा। तो ये क्या बन जाएगा, मेटा टोली, मेटा टोली, ठीक है। अगर यहाँ से करा दूं मींस जो जहां पर ग्रुप लगा उसके सामने वाली क्या बताई मैंने अभी, पैरा, पैरा पोजीशन बताई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पैरा टोली,
पैराटोली। क्या बन जाएगा? पैराटोली। समझ में आया? आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अभी तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। अब थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस, अच्छा जी, अब बताऊंगा सर क्या होता है जी होमोलोगस। अच्छा जी, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। देखो, those compounds which have same structure features as well as same general formula, structure features same होने चाहिए, general formula same होना चाहिए, but differ by CH2 group called homologous and series is called homologous series। वो कैसी सीरीज होगी? होमोलोगस सीरीज होगी। कौन सी सीरीज? जिसका स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसे हो? सेम हो, ठीक है, और साथ के साथ क्या होना चाहिए? उनका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और डिफर किससे कर रहे हो? वो एक CH2 ग्रुप से कर रहे हो। तो वो कैसे कंपाउंड होंगे? वो हमारे पास वो कैसे होंगे? होमोलोगस कंपाउंड होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या CH3CH2OH, देखो सेम स्ट्रक्चर फीचर है। स्ट्रक्चर फीचर मींस क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये अल्कोहल है तो ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अगर दोनों अल्कोहल है तो इनके स्ट्रक्चर फीचर, इनके फीचर्स कैसे होंगे? मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी। अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी इनमें। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो इसका वेट अलग होगा, इसमें एक CH2 है, इसमें दो CH2 है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक CH2 था, इसमें एक CH2 और बढ़ा दिया, तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका हायर होमोलोगस बन गया। क्या बन गया इसका? हायर होमोलोगस। तो ये क्या है? ये एक हमारे पास कैसी, ये दोनों कैसे कंपाउंड है? होमोलोगस कंपाउंड है। ये दोनों कैसे कंपाउंड है हमारे पास? होमोलोगस कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है ये दोनों हमारे पास? होमोलोगस कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ये हमारे पास कैसे कंपाउंड है? होमोलोगस कंपाउंड है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये क्या है? कैसी ग्रुपिंग है यहाँ पर? कैसी ग्रुपिंग है? नियो ग्रुपिंग है। ये कैसी ग्रुपिंग है यहाँ पर? ये भी नियो ग्रुपिंग है। चलो जी, नियो ग्रुपिंग है, बात बन जाएगी। और लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ कितने कार्बन है? 4 कार्बन, लेकिन इसमें क्या है? एक एक्स्ट्रा CH2 है। तो ये भी क्या है? एक दूसरे के होमोलोगस हैं। ये भी क्या है? एक दूसरे के वो देखो, ग्रुप भी कैसा लगा हुआ है? सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो इनके क्या होगा? स्ट्रक्चर फीचर सेम होंगे। तो ये क्या होगा? ये दोनों भी कैसे वो है? होमोलोगस कंपाउंड है। ये दोनों भी कैसे हुए? होमोलोगस कंपाउंड। ठीक है, अच्छा एक बार बता देता हूँ, एक बार डिटेल में बता दो किस तरीके से होमोलोगस कंपाउंड इनके बनेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एल्केन होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये हमारे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एनएल का जनरल फॉर्मूला ये होगा, अगर मैं कार्बन एन की जगह 1 पुट कर दूं, मेरे पास क्या बनेगा? CH4 बनेगा। एन की जगह अगर मैं क्या कर दूं? 2 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? इथेन बनेगा। एन की जगह 3 पुट कर दूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एल्कीन, एल्कीन है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n मींस यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री करा दो। दो वैलेंसी का मतलब क्या है? ये 2 हटा दो तो यही तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा इसका। एल्कीन का मतलब क्या है? दो वैलेंसी फ्री का। दो वैलेंसी का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड क्या है? दो बॉन्ड बनाएगा। दो बॉन्ड का मतलब क्या है? कि उन्होंने दो वैलेंसी फ्री कराएगा एक कार्बन की। एक कार्बन की दो वैलेंसी ले ली उसने, तो इसका मतलब क्या है? दो उसमें से हटा दो, उसमें से क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन हटा दो, तो हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्कीन का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा, n की वैल्यू 3 होगी तो ये वाली एल्कीन बनेगी, अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये वाली एल्कीन बनेगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो एल्काइन में क्या हुआ? एल्काइन में देखो यहाँ पर क्या हुआ? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है CnH2n। देखो एल्कीन में होता है CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पर CnH2 एल्कीन का देखो एक बार, CnH2 ये होता है, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है? हमें बनाना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या है? इसका मतलब क्या है? हमें अगल बगल वाले कार्बन से दो वैलेंसी फ्री करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? दो वैलेंसी फ्री कराने तो CnH2n-2 ये हो जाएगा। तो एल्कीन का यहाँ पर हमारे पास बना लेना आप यहाँ पर इसमें डाल के। अच्छा, अब देखो जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कैसे बना है ये देखते हैं। देखो अल्कोहल का कैसे जनरल फॉर्मूला बना है, तो देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 है, अगर इसमें से मैं एक वैलेंसी फ्री कराऊं, मींस एक वैलेंसी फ्री कराऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? CnH2n+2
+1 ये होगा, एक हाइड्रोजन हटाकर और क्या लगा रहा होगा OH। अगर OH लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये OH के अपने साथ में हाइड्रोजन तो नहीं आया तो 2 तो बन ही गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लिया ये O, तो CnH2n +2 NO। समझ में आया किस तरीके से बना अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। ईथर का देखो यहाँ पर, ईथर में क्या है CnH2n है, ईथर का मतलब क्या होता है OCH3, ये इस तरीके का OR ये होता है इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CnH2n +2 का मतलब क्या है कि +2 यहाँ पर मतलब +2 क्या है, दो वैलेंसी फ्री कराएंगे, दो वैलेंसी फ्री उसमें क्या लगा दिया ऑक्सीजन, तो इस तरीके से आकर जुड़ गया। तो अगर ऑक्सीजन लेकिन ये क्या लिया अपने साथ में भी तो वो लिया, सॉरी ऑक्सीजन लाया ना साथ में अपने, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। हाइलाइट देखो, हाइलाइट में क्या हुआ सेम वही होगा, दो वैलेंसी फ्री कराएगा, एक आकर कोई हैलाइड लग जाएगा। सेम एल्डिहाइड का इस तरीके से जनरल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कीटोन का भी सेम ऐसे बनेगा, ठीक है। और एसिड या ईथर का भी हमारे पास इस तरीके का ही सेम फॉर्मूला बनेगा। और आप देख सकते हो कि जब हमारे पास एक कार्बन होगा तो ये बनेगा, इसका होमोलोगस, दो कार्बन ये होगा, तीनों कार्बन होगा तो ये वाला होमोलोगस बनेगा, ठीक है। समझ में आएगा आपको यहाँ तक। आगे देखो, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि होमोलोगस होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड को होमोलोगस होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होनी चाहिए। देखो क्या, हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला मतलब उनके सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होने चाहिए, उनके सेम होने चाहिए, मींस सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा, हैव सेम टाइप ऑफ एटम, उनके अंदर एटम कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। अगर एटम टाइप हो जाएंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो वो क्या होमोलोगस रहेंगे ही नहीं। तो और तीसरी क्या होनी चाहिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, सेम, क्योंकि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, तभी वो होमोलोगस होंगे एक दूसरे के। और चौथी क्या होती है, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो होंगी होंगी। देखो एक होमोलोगस है, अगर उसमें एक और CH2 ऐड कर दूंगा तो जो पहला होमोलोगस है, जो हमारे पास न्यू होमोलोगस आया CH2 ऐड करने पर, उसका पहले वाले का और जो न्यू आया उन दोनों का वेट डिफर हो गया। तो डिफर हो गया इसका मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उनकी। और टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो CH2 ग्रुप से डिफर होंगे, एक में कम होगा एक में CH2 ग्रुप ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं किसके किसके कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, क्या है हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है, इसमें से एक वैलेंसी फ्री कराई मैंने, तो एक क्या सॉरी इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और हमने यहाँ से क्या हटा दिया, एक CH2 ग्रुप हटा दिया। अगर एक CH2 ग्रुप देखो, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसमें से एक CH2 ग्रुप और हटा दिया, तो ये क्या बन गया, लोअर होमोलोगस। इसमें से मैंने एक CH2 ग्रुप हटा दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, हटाने पर क्या बनेगा, लोअर होमोलोगस। और CH2 ग्रुप जोड़ने पर मेरे पास क्या बनेगा, हायर होमोलॉग। CH2 ग्रुप जोड़ने पर मेरे पास क्या बनेगा, हायर होमोलॉग बनेगा। CH2 ग्रुप जोड़ने पर मेरे पास क्या बनेगा, हायर होमोलॉग बनेगा, ठीक है। समझ में आगे चलते हैं। देखो, राइट लोअर एंड हायर होमोलॉग ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल, लोअर एंड हायर आइसोपेंटाइल अल्कोहल। देखो आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर ये तो होता है, पहले आइसो ग्रुपिंग बना लो, आइसो ग्रुपिंग भी बना लो पहले, ये जो खुदी दो और सेकंड कार्बन भाई ये हो गया CH3, ये क्या बन गई, आइसो ग्रुपिंग बन गई हमारे पास। अब इसमें क्या हो गया, पेंटाइल है, इसका मतलब क्या, 5 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन और जोड़ दो इसमें, CH2 CH। अब देखो पेंटाइल बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें उस पर क्या लगा हुआ होगा, एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, तो इसका क्या OH लगा हुआ होगा। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास आइसोपेंटाइल का अल्कोहल का स्ट्रक्चर। किसका इसका स्ट्रक्चर हो गया, आइसोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो अब हमें इसका एक हायर होमोलॉग बना रहा है, यहाँ लोग क्या बनाएंगे कि यहाँ पर तो देखो 2 CH2 है, इसमें एक और CH2 ऐड कर दूंगा तो इसका हायर होमोलॉग बन जाएगा। देखो किस तरीके से, CH3 CH3 CH2 CH2 एक और CH2 जोड़ देंगे तो कितने, 3 CH2 हो गए, तो इसका क्या बन गया, हायर होमोलॉग। तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल का हायर होमोलॉग क्या हो गया, ये वाला। आइसोपेंटाइल अल्कोहल का हायर होमोलॉग क्या हो गया, ये वाला। इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास इसका हायर होमोलॉग है। अगर देखो मैं इससे आपसे कहूं कि इसका एक लोअर होमोलॉग और बनाओ, लोअर होमोलॉग का मतलब क्या होगा, इसमें से एक CH2 हटा दो, एक CH2 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। ये आइसो ग्रुपिंग ऐसी रहेगी हमारे पास, CH2 CH2 OH, तो हमारे पास ये क्या बन गया, आइसो बुटाइल
एल्कोहल, ये क्या है इसका, और ये लोअर होमोलॉग, क्या है ये, लोअर होमोलॉग, और ये क्या है, ये है हमारे पास हायर होमोलॉग, ये क्या है हमारे पास, हायर होमोलॉग। समझ में आया, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा पेयर हमारे पास क्या है, होमोलॉग है, कौन सा पेयर हमारे पास क्या है, इसमें होमोलॉगस है, कौन सा पेयर हमारे पास होमोलॉगस है। यहाँ पर देखो, इसका इधर वाला चलो बना देता हूँ, यहाँ पर आइसो ग्रुपिंग कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों होमोलॉग हैं, क्या ये दोनों CH3 CH2 CH2 NH2 और C आइसोमाइन है, ये आइसोमाइन है, ये क्या ये दोनों होमोलॉग हैं, क्या ये दोनों होमोलॉग हैं, नहीं है, ये दोनों होमोलॉग नहीं है। अभी देखो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उनके पास, सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, सेम फंक्शन। देखो यहाँ पर देखो क्या डिफर कर रहा है, यहाँ पर देखो फंक्शन ग्रुप देखा हमने, फंक्शन ग्रुप तो भी सेम है, फंक्शन ग्रुप हमारे पास सेम है। अच्छा और क्या बोला, जनरल फॉर्मूला इनका सेम है क्या, जनरल फॉर्मूला देखो इनका, जनरल फॉर्मूला इनका सेम है, चलो जनरल फॉर्मूला सेम है। आगे देखते हैं, और क्या होना चाहिए, हैव सेम फंक्शन ग्रुप हो गया, और हैव डिफरेंट डिफरेंट हो गया, और दो सॉरी जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है, हाँ जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है ना इनका, जनरल फॉर्मूला सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे हो गया, यहाँ तो आइसो ग्रुपिंग हो गई, आइसो ग्रुपिंग हो गई, ये तो आइसो हो गया, ये तो आइसो हो गया, और ये एन हो गया, तो ये तो क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। तो अगर जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पेयर आपस में होमोलोगस नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्या है, CH3 CH2OH, ये क्या है, CH3 CH2O CH3, ये क्या है, ये तो अल्कोहल है, और ये क्या हो गया, ये ईथर बन गया। तो ये तो ग्रुप, फंक्शन ग्रुप ही अलग हो गए। अगर फंक्शन ग्रुप अलग होंगे, अभी बता देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है, फंक्शन ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये तो फंक्शन ग्रुप ही अलग हो गया। अगर फंक्शन ग्रुप अलग है तो ये क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या ग्रुप है, ये एल्डिहाइड लगा हुआ, ठीक है जी, और इसमें एक 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 CH2 ग्रुप और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये भी एल्डिहाइड है। तो ये दोनों कैसे है, ये इसका लोअर होमोलोग है, ये इसका हायर होमोलोग है, तो ये क्या है, ये होमोलोगस पेयर दोनों है, ये दोनों पेयर क्या है, होमोलोगस है, ये दोनों पेयर हमारे पास होमोलोगस है। अब यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 ये हो गया, और तीसरा CH3 CH2 CH2, तो ये दोनों होमोलोग हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे को होमोलोग हैं क्या, बिल्कुल है जी। यहाँ पर तीन है, एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2 और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये क्या हो गया, इसका हायर होमोलोग हो गया, ये लोअर होमोलोग है। तो ये दोनों कैसे है, ये पेयर कैसे है, होमोलोग है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, CH3 CH2 Cl है, यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 Br है, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, तो ये तो एटम ही डिफरेंट हो गए। अगर एटम ही डिफरेंट लगा दिए इनके साथ, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास होमोलोग है ही नहीं। तो ये क्या है, ये दोनों पेयर भी होमोलोग नहीं है, ये दोनों पेयर भी होमोलोग नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये फिनोल, ये क्या है बना, OH लगा दो, तो ये क्या है, फिनोल है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एल्कोहलिक, मतलब बाहर वाले उस पर लगा दिया, तो इसकी इनकी क्या हो गई, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। जनरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो गया, इनका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, तो ये भी क्या है, होमोलोगस नहीं है, ये दोनों पेयर भी क्या है, होमोलोगस नहीं है। अब देखो ये इन दोनों में बताओ, इन दोनों में है क्या, ये दोनों होमोलोगस है, बिल्कुल है जी। देखो ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, बस डिफर किससे कर रहे हैं, एक CH2 ग्रुप से। ये देखो इधर एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गए, दोनों होमोलोगस, ये दोनों क्या हो गए, होमोलोगस हो गए हैं। ठीक है, समझ में आया। ये देखो जी, ये क्या है, ये तो जी हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया, ये तो क्या बना दिया हमारे पास, एलिसाइक्लिक, और ये क्या है, साइक्लिक है, तो ये तो डिफर ही कर गए, इनका स्ट्रक्चर ही डिफर कर गया, स्ट्रक्चर डिफर कर गया, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोलोगस नहीं है, ये पेयर क्या नहीं है, होमोलोगस नहीं है। ये देखो यहाँ पर अमाइन लगा हुआ जी, ठीक है, ये अमाइन है, यहाँ पर भी अमाइन है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये कैसा अमाइन है, ये तो 2 डिग्री अमाइन है, तो ये तो डिफर ही कर गए, केमिकल प्रॉपर्टीज 1 डिग्री अमाइन के अलग होंगी और 2 डिग्री के अलग होगी, तो ये भी क्या है, होमोलोगस नहीं है, ये दोनों भी क्या है, होमोलोगस नहीं है। यहाँ पर देखो इसमें इसे देखो, ये क्या है जी,
कीटोन ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप है। ये क्या है CHO, ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये दोनों पेयर क्या है, होमोलोगस पेयर है ही नहीं है। आगे चलो, इसमें देखो ये OH लगा हुआ है, ये OCH3, ये क्या है, ये एल्कोहल है, यही तरह फंक्शनल ग्रुप ही डिफर हो गए। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, नहीं है, होमोलोगस नहीं है। यहाँ पर देखो ये 5 कार्बन की चेन है और Cl लगा हुआ है, ये 6 कार्बन की चेन है, Cl लगा हुआ है। मीन्स क्या कर दिया यहाँ पर, एक CH2 ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, होमोलोगस हैं। यहाँ देखो क्या है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। ये सिर्फ क्या डिफर किससे कर रहे हैं, एक CH2 ग्रुप से, तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या हो गया, ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है, और ये क्या है हमारे पास, बताओ ये क्या हो गया, अरे तो एस्टर बना दिया, एसिड का डेरिवेटिव बना दिया। तो एसिड के डेरिवेटिव की तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। तो ये क्या है, ये दोनों भी होमोलोगस नहीं है, ये दोनों होमोलोगस नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये कीटोन, ये C, और इधर एक अल्काइल ये ग्रुप लगा, इधर भी हमारे पास क्या है, तो क्या होगा, क्या हमारे पास कीटोन है, ये कीटोन है, और ये भी देखो यहाँ पर देखो ये भी कीटोन है, लेकिन डिफर किससे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रुप से डिफर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के होमोलोग हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोग हैं। यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं, ये देखो ये क्या होगा, ये तो आइसो ग्रुपिंग हो गई भाई, ये तो आइसो है और ये N है, तो ये तो होमोलोगस होंगे ही नहीं। आइसो है, ये N है, होमोलोगस होंगे ही नहीं, नॉर्मल वाला है ये। आगे चलो, तो यहीं तक है, आज यहीं तक रखते हैं, लास्ट है ये। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करते रहो। देखो साथ के साथ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, और साथ के साथ रिवाइज करते रहो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं यही बोलूंगा आपको, हमेशा बोलता रहूंगा, रिवाइज करते रहो हमेशा। यही मेरी हर क्लास के बाद, हर क्लास में बोलूंगा आपको कि डेली का काम डेली करो। जो आज पढ़ाया है, जो भी आपने पढ़ा उसको डेली पढ़ो, और डेली पढ़ने के बाद उसका रिवाइज करो, रिवीजन करो, और देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन क्वेश्चन, देखो मैंने क्लास के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी है आप लोगों को। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो।